हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मल्टीपल शॉप्स या जिसे हम चेन स्टोर्स भी बोलते हैं, उसका डेफिनेशन और उसके फीचर्स प्लस उसके एडवांटेज हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल शॉप्स जो है वो रेफ़र करता है नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल शॉप्स को, यानी एक जैसे बहुत सारे शॉप्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिटी, ओके, या कंट्री में। एक कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट में या अलग अलग सिटीज़ में नंबर ऑफ़ आइडेंटिकल शॉप्स अवेलेबल होते हैं और उन्हीं शॉप्स को हम मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स के नाम से जानते हैं, जो सिंगल ऑनर या सिंगल इंटरप्राइजेस के द्वारा चलाया जाता है, रन किया जाता है। ओके, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे जो ऑनर है, वो अपने ही प्रोडक्ट को मल्टीपल स्टोर्स के ज़रिए कस्टमर तक रीच करवाता है। मल्टीपल स्टोर्स में या मल्टीपल शॉप्स में या चेन स्टोर्स में हमें एक जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज स्केल पर होगा और जो प्रॉफिट कमाएगा वो सिंगल ऑनर ही कमाएगा। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जितने भी मिडिल मैन हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर मतलब एज अ रिटेलर वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट को रीच करवा दे रहा है। मैन्युफैक्चरर्स ने एक प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन उसी का अपना बहुत सारे सिटी में या टाउन में उसका अपना स्टोर है या अपना शॉप है, तो उसी शॉप के ज़रिए एज अ रिटेलर बन करके वो कस्टमर के नीड्स को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर जो मिडिल मैन का एक रोल हो जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में हम लोग देखते हैं कि जो मिडिल मैन होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ज़्यादा मिडिल मैन इंक्लूड होंगे तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो रिड्यूस होता चला जाता है। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट रखेगा, फिर वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास आएगा, वो भी सोल्ड करेगा वो प्रोडक्ट को रिटेलर को, लेकिन वो अपना प्रॉफिट रख करके सेल करेगा, फिर रिटेलर के पास से होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास होलसेलर के पास से रिटेलर और रिटेलर के पास से फाइनली कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट रीच करेगा। तो हर मिडिल मैन जो है वो अपने प्रॉफिट को उसमें मेंशन करेगा, प्लस जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ करता चला जाएगा। तो जब कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा तो कोई भी कंज्यूमर थोड़ा सा हिचकिचाएगा उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, लेकिन अगर वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू कंज्यूमर तक रीच करेगा तो प्राइस जो है वो रीज़नेबल प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल करने का एक ऑप्शन होता है मैन्युफैक्चरर के पास या हम कह सकते हैं रिटेलर के पास। इसमें मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर इसमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो वो कैश पर सेल किया जाता है। इसमें बैड डेब्ट्स होने का कोई भी चांसेस नहीं बनता है, क्योंकि मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स के जो ऑनर होते हैं वो बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ आ सिटी में अपने स्टोर को रन कर रहे होते। अगर वो क्रेडिट देना स्टार्ट कर देंगे तो उनको लॉसेस बेयर करना पड़ सकता है, फिर वो अगर लॉसेस बेयर करेंगे तो अपनी दूसरी एक्टिविटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। और डिफरेंट एरिया में अगर उनके स्टोर्स है, अगर उन्होंने हर स्टोर के ज़रिए क्रेडिट फैसिलिटी देने का ऑप्शन रख दिया या क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया तो उनको हर कस्टमर के साथ डीलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर को या बिज़नेस को फ़ायदा ही होता है और उसका कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं होता है, कोई भी पैसा फंसता नहीं है, क्योंकि कस्टमर जब भी विज़िट करेगा तो वो कैश पर ही इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। ओके, इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स में तो जो मान लेते हैं कि चेन स्टोर है उसका आइडेंटिकल शॉप बहुत सारा है,
तो किसी एक स्टोर में अगर गुड्स का शॉर्टेज हो गया है या गुड्स का कमी हो गया है तो दूसरे स्टोर से उस स्टोर तक प्रोडक्ट को रीच करवाया जा सकता है, ताकि जो वहाँ पर सेल नहीं हो रहा है वो कहाँ पर सेल होगा, जिस जगह पे उस प्रोडक्ट का डिमांड है। यानी हम मान लेते हैं कि 3 जगह हमारा आइडेंटिकल शॉप है, ओके। तो एक जगह पे ज़्यादा सेल हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना दूसरी जगह पे हो रहा है, तो दूसरी जगह पे ज़्यादा अगर डिमांड है तो वहाँ का प्रोडक्ट हम वहाँ सेल आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो गुड्स है वो भी सेल आउट हो जाएगा। और तीसरा ये होगा कि इसमें जो रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीज़न ऑफ रिस्क भी होगा, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट एक ही शॉप से अगर सेल हो रहा है और कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शॉप है वो एक जगह है। लेकिन चेन स्टोर्स में या मल्टीपल शॉप्स में ये ऑप्शन है कि अगर किसी एक एरिया में या किसी एक सिटी में वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे एरिया में सेल हो रहा है, तो इस प्रकार जहाँ से हमें लॉसेज होने का चांस था तो दूसरी जगह से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा किसको होगा, ये फ़ायदा मैन्युफैक्चरर्स को होगा कि जहाँ से उसे लॉसेज लग रहा था जिस प्रोडक्ट के ज़रिए, अब वो उसके लिए प्रॉफिट का पॉइंट बन गया है ना, उसी के ज़रिए उसने क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस ऑफ चेन स्टोर। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस के बारे में, जिसे हम डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। ओके, नंबर 1, लिमिटेड वैरायटी। कंज्यूमर गेट ओनली अ लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर को क्या मिलता है, लिमिटेड चॉइस करने का ऑप्शन मिलता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, लिमिटेड चॉइस का ऑप्शन चाहिए या बहुत सारे ऑप्शन चाहिए। तो कंज्यूमर को हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए अगर वो किसी मार्केट में विज़िट करता है या किसी शॉप में विज़िट करता है। तो उसके पास मल्टीपल शॉप्स का अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो उनमें से चॉइस कैसे कर पाएगा। तो अगर हम देखते हैं चेन स्टोर्स में, तो चेन स्टोर्स में भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। उन्हीं ऑप्शंस में से कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है या मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ऑफ चॉइस जो है वो लिमिटेड है। ऑफ गुड्स एज मल्टीपल शॉप्स डील इन लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मल्टीपल शॉप जो है या चेन स्टोर जो है वो लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है, यानी बहुत कम या हम कह सकते हैं 1 या 2 वो लाइन ऑफ प्रोडक्ट को वो डील कर रहा है या उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो जब भी कंज्यूमर के पास ऑप्शन आएगा तो उन्हीं 2 का ही ऑप्शन आएगा। अब उसमें वो अपने हिसाब से चीज़ों को परचेस कर सकता है, तो लिमिटेड ऑप्शन है। कंज्यूमर ये चाहता है कि अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे पहले ऑप्शंस देखने हैं कि मेरे पास अगर 10 ऑप्शंस हैं, 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो 10 में से मेरे पास जितना पैसा है उन पैसों के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, प्राइस क्या है। तो सारी चीज़ें वो एनालाइज करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। तो इस प्रकार से वो अपने पैसे को खर्च करता है, लेकिन कब, जब उसके पास ऑप्शंस होंगे तभी वो उस स्टोर में विज़िट करेगा। अन्यथा क्या होगा कि कस्टमर उस स्टोर में शायद ही विज़िट करेगा या रेयर टू रेयर केस में वो जाएगा जहां पर उसके पास या उसके सामने लिमिटेड ऑप्शंस को प्रेजेंट किया जाता है। ओके, लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। विच आर मोस्टली प्रोड्यूस बाय मार्केटर। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मार्केटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो उस चीज़ को मार्केट तक रीच करवा रहा है, कंज्यूमर तक
उस प्रोडक्ट को रीच करवा रहा है, कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि लिमिटेड ऑप्शन होने के कारण जो कस्टमर है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाता है। ऐसा नहीं है कि चेन स्टोर्स में या मल्टीपल शॉप्स में कंज्यूमर विजिट नहीं करते, कंज्यूमर डेफिनेटली विजिट करते हैं, बट उनके सामने जो ऑप्शंस होते हैं वो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत सारे कंज्यूमर जाना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए, और उन ऑप्शंस में तब वो सेलेक्ट करेंगे अपने पसंद के प्रोडक्ट को। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स। जो अदर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, मार्केटर उसको सेल नहीं करता है, या वो जो रिटेलर एज अ रिटेलर वो काम कर रहा है, क्योंकि वो रिटेलिंग शॉप ही चला रहा है। तो रिटेलर जो है, या हम बोल सकते हैं जो मार्केटर है, वो अदर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट को सेल करेगा जिसको वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको वो खुद जिसके लिए खुद वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, जिसके लिए खुद उसने मेहनत करा है, केवल वो उसी प्रोडक्ट को सेल करेगा। और क्योंकि उसने अपने ही नाम से उस स्टोर्स को ऑर्गेनाइज किया है, उसने बहुत सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो प्रोक्योर करके या खरीद करके दूसरे का लाएगा और सेल करेगा। तो फिर हम कह सकते हैं जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर खुद प्रोड्यूस करके मार्केट में कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट रीच करवाता है, या कंज्यूमर उसके प्रोडक्ट को परचेस करता है, और बीच में जितने भी मिडिल मैन होते हैं उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, तो सारा का सारा प्रॉफिट कौन कमाएगा, तो मैन्युफैक्चरर कमाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसमें कुछ कड़ी होती है, कुछ लोग इंगेज होते हैं, जिन्हें हम क्या जानते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा मैन्युफैक्चरर है, ओके, ये हमारा होलसेलर है, फिर ये हमारा रिटेलर है, फिर ये फाइनली आ गए हमारे कस्टमर। तो ये जो मिडिल मैन है, होलसेलर और रिटेलर, इन दोनों की वजह से जो प्रॉफिट का मार्जिन है मैन्युफैक्चरर का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को प्रोडक्ट सेल करेगा, फिर होलसेलर रिटेलर को करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को करेगा, तो मैन्युफैक्चरर उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता जितना उसने इस पर सोच रखा होता है, क्योंकि वहाँ पर होलसेलर और रिटेलर भी आ जाते हैं। जब यही मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल करेगा कंज्यूमर को, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट रख करके गुड्स को सेल कर सकता है, और जो वो प्रॉफिट कमाएगा वो डायरेक्टली उस तक पहुंचेगा। ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में अवेलेबल हो जाए, या उन प्राइसेस के मुकाबले कम में अवेलेबल होगा जो होलसेलर और रिटेलर के थ्रू वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचेगा। क्योंकि प्राइस इंक्रीज तभी करेगा जब मिडिल मैन का जो रोल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा मिडिल मैन अगर इंगेज होंगे तो जो प्राइस है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड वैरायटी, जहाँ पर कंज्यूमर को लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से ही वो चूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर विजिट नहीं करता है, कंज्यूमर विजिट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर विजिट करते हैं, बट द थिंग इज़ कि जो उनके पास ऑप्शन है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव की कमी होती है इसमें। द ब्रांच मैनेजर डू नॉट इंजॉय एनी डिस्क्रिशन एंड हैव ओबे द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस। देखो, अब जब किसी एक व्यक्ति का कोई बिजनेस होता है और वो उसको खुद चला रहा है, जिस प्रकार हम लोगों ने सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ा, या सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा, या फिर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे जो सोल ट्रेडर होता है
वो अपने बिजनेस को रन कर रहा है, ओके। वो जितना इनिशिएटिव लगाएगा, वो जितना मेहनत करेगा, वो जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस होगा और प्रॉफिट अर्न कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है। जितना वो लगाएगा उतना उसे रिटर्न मिलेगा। जितने का इन्वेस्टमेंट होगा तो चांसेस है कि प्रॉफिट भी उतना ही मिले या उससे बढ़ कर के मिले। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, जो बिज़नेस ग्रुप में चलता है या बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उनमें कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो इनिशिएट नहीं करते और कुछ ऐसे पार्टनर हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स होने का चांसेस भी होता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप कुछ नहीं कर रहे हो, सारा प्रॉफिट आएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके के जो बिज़नेस होते हैं उनमें डिस्प्यूट्स होने का चांसेस होता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न होने का चांसेस भी उतना ज़्यादा होगा। तो सोल ट्रेडर जितना मेहनत करेगा उसको रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीपल शॉप्स की या चेन स्टोर्स की, तो चेन स्टोर्स में अब जो ऑनर है वो हर शॉप में तो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो किसको अपॉइंट करेगा? मैनेजर्स को अपॉइंट करेगा। जितने ज़्यादा शॉप्स उसके होंगे या जितने ज़्यादा स्टोर्स उसने खोल रखा है डिफरेंट सिटी में, उतने ज़्यादा उसे मैनेजर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये क्या है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से कनेक्टेड 4 शॉप हैं, 1 2 3 4, ए बी सी और डी। तो चारों को अच्छे से चलाने के लिए उसे कौन चाहिए होगा? तो मैनेजर चाहिए होगा। अब मैनेजर जो है या ब्रांच मैनेजर जो है वो केवल क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जो इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन उसको हेड ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, केवल वो उसी को ओबे करता है, उसी को फॉलो करता है। उसको अपने तरफ से कोई भी काम करने का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं दिया जाता है, या हेड ऑफिस के द्वारा इतना भी उसको फ्रीडम नहीं होता है कि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीज़न ले पाए। क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो खुद सारी चीज़ें क्या करता है? रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है। इवन कि जब परचेजिंग की बारी आती है वो खुद हेड ऑफिस के द्वारा ही परचेज किया जाता है। यानी जो हेड ऑफिस है वो खुद क्या करेगा? परचेजिंग करेगा। जब परचेजिंग का काम भी हेड ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है तो क्या हम ब्रांच मैनेजर से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से करेगा, या क्या कोई भी वो चीज़ को करने के लिए इनिशिएट करेगा, अपने आप को इंगेज करेगा, या अपने उसके पास जितने आइडियाज़ हैं क्या, या क्रिएटिविटी के थ्रू वो उस चीज़ को कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कंपनी का ये रूल है कि जो हेड ऑफिस के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे केवल आपको उसे फॉलो अप करते चले जाना है। कंपनी ने जितने डिस्काउंट देने केवल आपको उतना ही देना है। आपको अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है या चीज़ों में चेंजेस नहीं लाना है। इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस इट लीड्स टू लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो ये क्या करता है? लैक ऑफ इनिशिएटिव को लीड करता है, यानी बढ़ावा देता है। फिर ब्रांच मैनेजर जो है वो इनिशिएट नहीं करेगा। अगर उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ भी होंगे या वो क्रिएटिव माइंड का होगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा या अपने आइडियाज़ को नहीं लगाएगा। इनिशिएटिव, इमेजिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड इंक्रीजिंग द सेल, कि कैसे इंक्रीज़ किया जाए सेल को, वो उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि केवल वो वही काम करेगा जितना उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाया गया है। अब किसी मैनेजर को आप बोल दीजिए कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आप उन्हीं चीज़ को फॉलो करोगे जो कंपनी के द्वारा या ऑनर के द्वारा आपको बताया जाएगा, तो क्या उसका क्रिएटिविटी या उसके नॉलेज को हम यूज़ कर पाएंगे? नहीं, हम उसके नॉलेज और उसके क्रिएटिविटी को तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम उसे फ्रीडम देंगे।
जब हम उसे ऑप्शन देंगे कि आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले पाओ। डिसीज़न लेने का फ्रीडम अगर किसी ब्रांच मैनेजर को मिलेगा तो वो अपनी लोकेलिटी को ध्यान में रख कर के राइट डिसीज़न लेने का या राइट डिसीज़न वो ले सकता है। तो जब वो लोकेलिटी को ध्यान में रख कर के राइट डिसीज़न लेने का ऑथोरिटी रखेगा या उसको ऑथोरिटी मिलेगा, तो हो सकता है कि जो हेड ऑफिस के द्वारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया है या जो उसका एक एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, तो इस ज़रिए कौन कमा सकता है? उस ब्रांच मैनेजर के क्रिएटिविटी को यूज़ करके हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। लेकिन ये कंपनी का रूल है, ये चेन स्टोर का रूल है कि कोई भी ब्रांच मैनेजर अपने हिसाब से कोई भी डिसीज़न नहीं लेगा, केवल वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें कभी कभी ये होता है कि किसी जगह किसी एक स्टोर के ज़रिए बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, ऑन द अदर हैंड दूसरे स्टोर जो दूसरे सिटी में अवेलेबल है वहाँ पर उतने सेलिंग नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा सेल इंक्रीज़ करने के लिए एटलीस्ट इतना फ्रीडम तो ब्रांच मैनेजर को मिलना चाहिए कि वो उससे रिलेटेड राइट डिसीज़न ले पाए, या वो खुद उस लोकेलिटी को ध्यान में रख करके, या जब वो कंज्यूमर के साथ डील करता है, कंज्यूमर के साथ इंटरैक्ट करता है, या जब वो कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो चांसेस है कि वो अपने आप को अगर इंगेज ज़्यादा करेगा या उसको इनिशिएट करने का ज़्यादा मौका दिया जाएगा तो वो ज़्यादा सेल कराने का पावर भी रखेगा। ओके, हो सकता है कि उसके ज़रिए जो स्टोर का सेल है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो इसमें देखा जाता है कि जो ब्रांच मैनेजर है वो ज़्यादा इनिशिएट नहीं करता या ज़्यादा अपने आप को इंगेज नहीं करता, वो केवल उसी चीज़ को फॉलो अप करता चला जाता है जो हेड ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। उसे लगता है कि जब मेरे आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे थिंकिंग या मेरी सोच को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो फिर मैं क्यों इनिशिएट करूं। अगर डिफरेंट ब्रांच मैनेजर्स के साथ अगर हेड ऑफिस कम्युनिकेट करे तो वो अलग अलग आइडिया देंगे अपने लोकेलिटी के हिसाब से, लेकिन उनके आइडियाज़ को कंपनी अगर सुने तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अपने आप को इंगेज करे, या हेड ऑफिस अगर उनके क्रिएटिविटी को ध्यान में रख कर के कोई डिसीज़न लेगा तो वो अपने आप को ज़्यादा इंगेज कर पाएंगे स्टोर को डेवलप करने में, सेल को इंक्रीज़ करने में। लेकिन जब उनके साइड से कोई भी यानी जो हेड ऑफिस है उनके साइड से कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है नंबर ऑफ मैनेजर्स को या ब्रांच मैनेजर्स को, तो फिर वो इस चीज़ में ज़्यादा इंगेज या इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल वो अपना काम ही करते जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच की कमी होती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सनल टच इन केस ऑफ मल्टीपल शॉप्स एज दे आर मैनेज्ड बाय हायर्ड एम्प्लॉय। पर्सनल टच कौन दे पाएगा? जो एक सोल ट्रेडर है और वो अपना एक ही स्टोर चला रहा है। ओके, एक स्टोर वो चला रहा है, सोल ट्रेडर की बात करते हैं तो सोल ट्रेडर के पास अपना एक ही स्टोर है, एक शॉप है, वन शॉप ऑफ दिस ट्रेडर जो उसके द्वारा रन कराया जा रहा है। तो वो इस स्टोर में अपने आप को ज़्यादा इंगेज रखेगा, हर एक कस्टमर के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, वो उनके नीड्स एज वेल एज उनके डिमांड्स को वो सुनेगा और वो उनको टाइम पर पूरा करने का प्रयास करेगा। यानी हम कह सकते हैं ये जो सिंगल ऑनर है जब वो अपने एक शॉप को, एक दुकान को कैरी कर रहा है या एक दुकान को वो रन कर रहा है, तो वो अपने हर एक कस्टमर के साथ पर्सनली कम्युनिकेट कर रहा है, पर्सनली वो हर एक प्रोडक्ट को देख रहा है, हर एक प्रोडक्ट को वो अपने हाथों से कस्टमर तक पहुंचा रहा है या कस्टमर को वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होने का चांसेस है, क्योंकि जो ऑनर है वो खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, अपने आप को इंगेज कर रहा है। जब हम चेन स्टोर्स की बात करते हैं या हम मल्टीपल शॉप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑनर है वो खुद हर स्टोर में जाकर के सेल नहीं करता है,
हर स्टोर में जाकर के वो हर एक कस्टमर के साथ बात नहीं करता है। उसने क्या किया है, हायर्ड एम्प्लॉय रख लिया, यानी एम्प्लॉय को उसने हायर कर लिया है और वो उन्हें टाइम पर सैलरी दे रहा है। तो सैलरीड एम्प्लॉयड है या हायर्ड एम्प्लॉयज़ है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं, जो उस ऑनर का या जो उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पर काम करता है। लेकिन एक ऑनर और उसके रिप्रेजेंटेटिव दोनों में अंतर होता है। जितना इनिशिएटिव ऑनर लगाएगा उतना ज़्यादा इनिशिएटिव एम्प्लॉय नहीं लगाएगा, या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। जितना मेहनत ऑनर करेगा, मालिक करेगा, उतना ज़्यादा मेहनत रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये अगर शॉप डेवलप करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कौन करेगा, ऑनर करेगा। एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा, या कभी बहुत ज़्यादा खुश होगा तो बोनस दे सकता है या अदर इंसेंटिव उसको मिल जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट का पार्ट है वो कौन रखेगा, तो वो ऑनर के द्वारा रखा जाएगा। तो मल्टीपल शॉप्स में पर्सनल टच की कमी होती है, यानी जो ऑनर है वो खुद को ज़्यादा उसमें इंगेज नहीं कर पाता है। वो केवल प्रोडक्शन करने में ध्यान दे रहा है, कौन से या फिर हेड ऑफिस के द्वारा वो ये सुपरवाइज कर मॉनिटरिंग कर रहा है, या फिर वो सुपरवाइज कर रहा है कि कैसे हम हर एक स्टोर में हर एक प्रोडक्ट को रीच करवा पाए, ताकि जो हमारे कस्टमर से उनको दिक्कत ना हो। लेकिन वो कस्टमर से पर्सनली डीलिंग नहीं कर रहा है, वो पर्सनली हर एक कस्टमर के साथ बातें नहीं कर रहा है, या हर एक कस्टमर को वो अपने प्रोडक्ट का डिटेल नहीं दे रहा है। उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट के विशेषताओं के बारे में केवल और केवल जो एम्प्लॉयड हैं वो बता रहे हैं। बाकी जो मालिक है वो उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहा है। हु डू नॉट केयर मच फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो हायर्ड एम्प्लॉयड होते हैं, जिन्हें काम पर रखा जाता है और टाइम पर सैलरी पे किया जाता है। कभी कभी ये होता है कि जो हायर्ड एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बिहेवियर के साथ या एटिकेट के साथ बहुत सारे कंज्यूमर के साथ भी इंटरैक्ट नहीं कर पाते, यानी बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ उनको करना चाहिए, लेकिन जब वो रूडली कस्टमर से बिहेव करते हैं तो इसका जो नुकसान होगा वो मल्टीपल स्टोर्स के ऑनर को होगा। यानी जो मल्टीपल शॉप का ऑनर है या जो चेन स्टोर के मालिक हैं उनको इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो वहाँ पर विज़िट कर रहा है, वो ब्रांच मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, और ब्रांच मैनेजर के साथ साथ जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो वो सारे लोग उस कंपनी या उस बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। लेकिन ब्रांच मैनेजर रूडली बिहेव करे या जो एम्प्लॉयज़ है वो रूडली बिहेव करे कंज्यूमर के साथ, तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान होगा मालिक को केवल, ओके। हु डू नॉट केयर मच फॉर द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बस वो लोगों का ये इंटेंशन होता है कि हमने काम जो है वो कंप्लीट कर देना है, सेल हो या नहीं हो हमें तो टाइम पर सैलरी प्रोवाइड करवाया जाएगा या हमें टाइम पर सैलरी मिल जाएगा। केवल वो लोग सैलरीड वाले एम्प्लॉय होते हैं, वो ज़्यादा इंगेज नहीं होते। कभी कभी ये भी होता है कि जो मैनेजर्स के या जो ब्रांच मैनेजर्स के जो पावर हैं वो उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या उन्हें फ्रीडम नहीं मिलता है, तो इन्हीं फ्रीडम की कमी के कारण वो बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगते हैं या कंज्यूमर के साथ अच्छे से बात नहीं करते। तो कारण कुछ भी हो सकता है, बट जो लॉसेस है वो कौन बेयर करेगा, वो मालिक बेयर करेगा जो इस शॉप को रन कर रहा है। तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर ध्यान नहीं देते, बस जो उनके पास प्रोडक्ट होता है वो उसको दिखा देते हैं कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताते नहीं हैं, या वो ये कोशिश नहीं करते कि ये जो कस्टमर आया है वो ये प्रोडक्ट लेकर ही जाए। बस वो केवल अपना काम कर देते हैं और उनको ये मतलब नहीं होता है कि सेल हो या नहीं हो। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड।
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि डिमांड को कैसे चेंज किया जाए। क्यों? जब एक मैन्युफैक्चरर बल्क में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है और हेड ऑफिस जो है वो उसको बल्क में लेकर के नंबर ऑफ स्टोर में सेंड करता है, तो एट अ टाइम सारी चीज़ों को चेंज करना मतलब लॉस बेयर करना। द परचेजेस आर सेंट्रलाइज, परचेज किसके द्वारा किया जा रहा है? सेंट्रलाइज, यानी जो हेड ऑफिस है वो उसके द्वारा परचेज किया जा रहा है। तो जब हेड ऑफिस परचेज करेगा तो किसी एक शॉप के लिए नहीं करेगा, उसके अंडर जितने शॉप रन हो रहे हैं, वो जितने शॉप को अपने अंडर रन करवा रहा है, सारे ही शॉप के लिए वो एक ही बार क्या करेगा? परचेजिंग करेगा। तो सेंट्रलाइज परचेजिंग हो रहा है। आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर परचेस किया जा रहा है, यानी बड़े पैमाने पर परचेस किया जा रहा है, बल्क में परचेस किया जा रहा है एट द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा। इन केस देयर इज अ सडन चेंज, अगर मान लेते हैं कि कभी सडनली चेंज हो गया, किस चीज़ में? फैशन में और टेस्ट में। फैशन का जो ट्रेंड चलता चला आ रहा था, सडनली उसमें चेंजेस आ गए, बदलाव आ गया। कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो टेस्ट अब चेंज हो गया, जो वो प्रोडक्ट को पहले प्रिफर कर रहा था, जिसको वो लाइक कर रहा था, अब वो उसके लिए डिसलाइक बन गया, वो उसे अब पसंद नहीं कर रहा। तो सडन चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज फैशंस या टेस्ट ऑफ द कस्टमर, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेड स्टॉक रिजल्टिंग इन हेवी लॉस। अब वो जो सारा का सारा स्टॉक उसने परचेज किया था या जो मैन्युफैक्चर किया था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? अब यूजलेस हो जाएगा। अब उसे यूज़ कौन करेगा? कस्टमर जो हैं उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट को प्रीफर किया है, उनके लिए अब दूसरा प्रोडक्ट ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो वही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे जिस प्रोडक्ट के ज़रिए उन्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वो उस प्रोडक्ट की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जहां से उन्हें डिससेटिस्फैक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो। तो फैशन में अगर चेंजेस आता है या टेस्ट में चेंजेस आता है, फिर भी जो हेड ऑफिस है वो कैलकुलेट करके बल्क में परचेज करता है, तो उसे फिर लॉसेस बेयर करना पड़ेगा, और वो जो लॉसेस होगा वो हेवी लॉस होगा। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने अपने अंडर 5 स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, डी और ई के लिए 5 स्टोर के लिए उसने क्या करना है? परचेस करना है। अब वो किसी एक स्टोर के लिए तो नहीं करेगा, वो सारे स्टोर के डिमांड को कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट करने के बाद जितना अमाउंट आएगा, जितना परचेज करने का क्वांटिटी आएगा, वो परचेज करेगा। यानी जो परचेजिंग होगा वो हेवी होगा, या हम बल्क में बोल सकते हैं, या हम लार्ज स्केल में बोल सकते हैं। तो लार्ज स्केल में या बल्क में अगर परचेजिंग होगा और वो सारा का सारा जो परचेज है वो वेस्ट हो जाए, कंज्यूमर उसे यूज़ ना करे, कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर का फैशन ही चेंज हो जाए, अब क्या वो जो ऑनर है या वो जो हेड ऑफिस है वो क्या वो कंप्लेन क्या करेगा? कस्टमर को नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर जो है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड है। कस्टमर केवल एक रिटेलर पर या एक ट्रेडर पर निर्भर नहीं करता है। आज के समय पर एक कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर कंपनी जो है या मैन्युफैक्चरर जो है या रिटेलर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है बिजनेस करके, तो वो मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर को। तो जो लॉसेस होगा वो हेवी लॉस में इंक्लूड होगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, नो क्रेडिट फैसिलिटी। द मल्टीपल शॉप सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। मल्टीपल शॉप्स जो हैं या जो चेन स्टोर्स हैं वो अपने गुड्स को सेल करते हैं कैश में। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी डिस्करेज सर्टेन क्लास ऑफ कस्टमर। अब अगर हम एक कस्टमर की बात करें, अगर उसके पास पैसा है तो वो कैश में कर देगा,
क्या मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी एक कस्टमर के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं, वो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के लिए, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन कर रहा है। अब जो कस्टमर्स होते हैं उनका लेवल ऑफ इनकम सेम नहीं होता है, वैरी करता है। कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई बहुत ही थोड़ा कमाता है। तो हमारे मार्केट में जो कस्टमर हैं उनके जो लेवल्स ऑफ इनकम है वो सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट, यानी डिफरेंसेस हैं उनमें। तो जब इनकम में डिफरेंसेस है तो प्रोडक्ट को परचेस करने में भी डिफरेंसेस आएंगे, प्रोडक्ट को सेल करने में भी थोड़ा बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि एक मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स अवेलेबल हैं। अब अगर मल्टीपल स्टोर जो है, मल्टीपल शॉप जो है या जो चेन स्टोर्स है, अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर वही कस्टमर विजिट करेंगे जिनके पास पैसा है, जो परचेज कर सकते हैं, केवल वही जाएंगे। लेकिन वो कस्टमर जो परचेज नहीं कर सकते हैं, यानी वो क्रेडिट पर कर सकते हैं, एट अ टाइम उनके पास पैसा नहीं है, वो पेमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन एट अ टाइम वो उतना पेमेंट करने के कंडीशन में नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा कि वो कस्टमर जो हैं वो चेन स्टोर में विज़िट नहीं करना पसंद करेंगे, वो वैसे स्टोर में जाएंगे जहां पर उनको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन मिले, जो रिटेलर के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाए। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हम लोगों ने जनरल स्टोर्स के बारे में पढ़ा है, और भी हैं, तो वहाँ पर उनको क्या मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी में वो लोग क्या करते हैं, आज उन्होंने प्रोडक्ट को ले लिया और एक हफ्ता के बाद या 10 दिन के बाद वो उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन चेन स्टोर्स में या मल्टीपल शॉप्स में जब कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो वो कस्टमर यहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करेंगे जिनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो कम है। वही जाएंगे जो अच्छा सैलरी जिनका है, जिनका इनकम अच्छा है, क्योंकि वही तो हैं जो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी में या हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, जिनका अर्निंग अच्छा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बस ज़िंदगी जीते चले जाते हैं। उनके पास अगर उन्होंने काम किया तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया, नहीं किया तो नहीं आया, यानी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ या कंफर्ट जोन में वो लोग अपनी लाइफ को नहीं जीते हैं। ओके, तो वैसे कस्टमर जो होते हैं जो लग्जीरियस लाइफ नहीं जीते हैं, बस रोज़ कमाते और खाने वाले हैं, तो वो लोग वैसे स्टोर में क्यों जाएंगे जहां पर उनको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि केवल उन्हें परचेज नहीं करना है, केवल उन्हें प्रोडक्ट नहीं लेना है, प्रोडक्ट के साथ साथ उनकी और भी जिम्मेदारी है या और भी काम है जिन्हें उन्हें उन्हीं पैसों में से पूरा करना है। ओके, तो बहुत सारा अगर काम है या बहुत सारे नीड्स है, अगर इनकम का ज़रिया कम है, तो फिर वो वहाँ जाएंगे जहाँ पर उनको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन मिले। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, लोकल कंपटीशन। चेन स्टोर्स आर कंसीडर एज थ्रेट। चेन स्टोर को कंसीडर किया जाता है थ्रेट के तौर पर। अब किसके लिए ये थ्रेट बनते हैं? टू स्मॉल इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स होते हैं उनके लिए थ्रेट का काम करते हैं मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टोर्स है वो भी इनके लिए थ्रेट बन सकते हैं, लेकिन वो केसेस अलग होगा। लोकल रिटेलर्स ऑफर टफ कंपटीशन टू दीज स्टोर्स। लोकल कॉम्पिटिटर्स जो हैं या जो लोकल ट्रेडर्स जो हैं वो टफ कंपटीशन देते हैं किन्हें? ऐसे स्टोर्स को जिन्हें हम मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं, जिन्हें हम चेन स्टोर्स बोलते हैं। क्यों लोकल कॉम्पिटिटर्स, क्यों लोकल रिटेलर जो हैं वो टफ कंपटीशन देते हैं? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोकल रिटेलर्स जो होंगे वो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो लोकल रिटेलर होगा या जो लोकल रिटेलर्स होंगे उनका एक ही दुकान होगा, एक ही स्टोर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है।
जिसे वो रन कर रहे हैं। तो जिस एरिया में वो खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद इंगेज हो रहे हैं, पर्सनल टच दे रहे हैं, अपने हर एक कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, तो फिर वो क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि वो एक ही स्टोर को कैरी कर रहे हैं, तो जब वो क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट करेंगे तो ये कंपटीशन हो जाएगा मल्टीपल शॉप्स के लिए, चेन स्टोर्स के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते। अगर उन्होंने एक एरिया में क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिया तो उनके पास एक एरिया नहीं है या एक सिटी नहीं है, बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे सिटीज़ में उनका जो स्टोर है वो रन हो रहा है। तो फिर उन्हें हर लोकेलिटी में या हर सिटी में उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी देने का ऑप्शन कस्टमर को देना पड़ेगा। लेकिन वो अगर ऐसा करेंगे तो वो लॉसेस ज़्यादा बेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल रिटेलर्स को, तो स्मॉल रिटेलर जो है वो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो ऑनर है। लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स में है वो कौन होगा? वो ब्रांच मैनेजर उसमें इन्वॉल्व होगा या हायर्ड एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे। तो हायर्ड एम्प्लॉयज़ जो इन्वॉल्व होंगे वो बहुत ज़्यादा कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को कंसिडर नहीं करते। बस उन्हें ये है कि बस हमें अपना टारगेट पूरा करना है, या पूरा नहीं भी हुआ तो जो ऑनर है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को मंगवा लेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा लॉसेस होने का चांसेस था वो दूसरी जगह से रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस स्टोर के पास तो कोई वैसा स्टोर है नहीं, इस रिटेलर के पास वैसा कोई स्टोर है नहीं। वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ अपनी काबिलियत को दिखाएगा और लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के साथ इंटरैक्ट करेगा और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करेगा। तो ये टफ कंपटीशन देते हैं लोकल रिटेलर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स के लिमिटेशंस डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट तक डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ पर्सनल टच, डिफिकल्टी टू चेंज डिमांड, नो क्रेडिट फैसिलिटी एंड लोकल कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिक्स शॉप के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।